हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है वो नॉन पोलर लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में है। इसमें हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पोलराइजेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जैसा कि हमको मालूम है कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखा था, अपने पुराने लेक्चर्स में देखा था कि जो हमारा जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इंड्यूस होता है किसी भी अनपोलराइज मटेरियल में, तो वो गिवन रहता है P इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ई से। तो उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो P जो है, P वेक्टर है, वो किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एक का ई एंड ई के बराबर। इस इक्वेशन में ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ई जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रहता है, जिसमें कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो P रहती है। अब हमने ये देखा कि इस फील्ड, ये जो फील्ड हमको मिला है, ये सारे के सारे फ्री और बाउंड चार्जेस की वजह से मिला है। तो हम बोल सकते हैं कि ये है ई मैक्रो इज इक्वल्स टू ई लोकल प्लस फील्ड जो है वो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से मिला है, जो कि हम लोगों ने कंसिडर किया है। तो ई, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया ई मैक्रो इज इक्वल्स टू ई लोकल प्लस ई सेल्फ। तो हमारे पास क्या बचा? जो P है, P इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ई, और E जो है वो लोकल फील्ड हो गया। तो P इज इक्वल्स टू एन अल्फ़ा ई लोकल बोल सकते हैं, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस हो गया। अब अगर हम बोलें कि हमको कैलकुलेट करना है लोकल फील्ड को किसी भी मॉलिक्यूल्स के आजू बाजू, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा सारे मॉलिक्यूल्स का नियर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो उसके लिए हम लोगों ने कंसिडर किया कि एक होल है जिसका रेडियस r है नियर हमारा जो कंसिडर मॉलिक्यूल है उसके पास, जहाँ पर जो वैल्यू ऑफ r जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर। अगर P जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है इस मॉलिक्यूल का, तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस होल के आजू बाजू वो क्या होगी? इट इज़ प्रोड्यूस्ड, किस वजह से? प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल्स। और उसको हम लोग एवरेज फील्ड ओवर द स्पेस कैसे लिख सकते हैं? इट इज़ इक्वल्स टू ई सेल्फ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब ये जो हमारी जो इक्वेशन आई ई सेल्फ की, ये उठा के हम लोगों ने ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दिया, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 34, इसमें डाल दिया हमारे पास। जब इक्वेशन नंबर 34 में आया तो जो ई मैक्रो जो है, ई मैक्रो विल बी इक्वल्स टू ई लोकल प्लस ई सेल्फ में डाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब प्लस ई लोकल। अब हमको पता है कि ये जो P जो है P इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ई है, तो जो ई मैक्रो है P की जगह अल्फ़ा ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हम लोगों ने। कहाँ पर? यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा ई डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस ई लोकल। तो अब यहाँ से क्या किया? ई कॉमन बाहर निकाल लिया। जब ई कॉमन बाहर निकाल लिया और इसको इंटरचेंज किया, दोनों टर्म्स को, सेकेंड और थर्ड को, उनकी पोजीशन इंटरचेंज की, तो ई लोकल की जगह 1 आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है। अगर हम लोगों ने हमने ये कंसिडर किया कि वॉल्यूम है वो किसी मॉलिक्यूल से जो ऑक्यूपाई है वो सेम जो है वो वॉल्यूम ऑफ द होल है जिसका रेडियस r है, तो उस केस में हम लोग n नंबर है वो क्या कर सकते हैं? वो लिख सकते हैं 1/4 पाई आर क्यूब, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया? ये जो n की वैल्यू जो है इसको यूज़ किया, उठा के इस इक्वेशन में डाल दिया। अब इक्वेशन में डाला तो ई मैक्रो इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन अल्फ़ा, ये ढाके वहाँ सब्सटीट्यूट किया, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ एन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लोकल, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बचा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ई लोकल है दैट विल बी इक्वल्स टू ई मैक्रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन अल्फ़ा अपॉन थ्राइस ऑफ अल्फ़ा नॉट, और इसको उठा के हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 36 में यूज़ किया। ये यहाँ पर होगा वेयर P इज इक्वल्स टू एन अल्फ़ा ई लोकल, यहाँ पर यूज़ किया हम लोगों ने उसको। तो जब उसमें यूज़ किया हमारे पास,
तो हमारे पास बचा P इज इक्वल टू एन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस एन अल्फा अपॉन थ्राइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई मैक्रो। बट हमको ये पता है कि ये जो P है डायपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का ई मैक्रो ये होता है। तो हम लोगों ने जो इक्वेशन नंबर 44 और 45 है इसे लिख सकते हैं कि जो काई ई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी एन अल्फा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1 माइनस एन अल्फा डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या किया, यहाँ से काई ई की वैल्यू आई या पी की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दी ऊपर, तो वहाँ से हम लोगों को काई ई की वैल्यू मिल गई सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज करके। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हमको पता है काई ई है तो इसको हम लोगों ने 1 प्लस दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में हम लोगों ने 1 प्लस कर दिया। तो 1 प्लस काई ई इज इक्वल्स टू ई आर विच इज इक्वल्स टू एन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस एन दोनों जगह 1 ऐड कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो अल्फ़ा है वो मिला थ्राइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू एप्सिलॉन आर प्लस 1। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग क्लॉसियस-मेसॉटे इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर मान लो कैपेसिटेंस मेजर किया तो हम लोग इजीली एप्सिलॉन आर मेजर कर सकते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का। तो इसीलिए अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेजर कर सकते हैं या उनके बारे में पता लगा सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस में, तो हम लोग इजीली पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट एंटायर सब्सटेंस के ऊपर हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अल्फा ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, पहले हमारे पास सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक इन द गैशियस फॉर्म। अब अगर इसकी बात करें तो हमने ये देखा कि जो स्टडी है यूजफुल इन स्टडिंग द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। अब गैसेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, हमको ऑलरेडी पता है कि जो काई ई है दैट इज इक्वल्स टू एन अल्फा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन अल्फा अपॉन थ्राइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया। हमारे पास क्या है, अप्रॉक्सीमेटली ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर अल्फा फॉर अ मॉलिक्यूल। तो जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब, जहाँ पर ए जो है वो मॉलिक्यूल का रेडियस है। अब ये जो वैल्यू है ए की वैल्यू उठा के हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ उठा के सब्स्टिट्यूट कर दी। जब सब्स्टिट्यूट किया तो काई ई एज इट इज़ एन इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फ़ा नॉट होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई थ्राइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब। ये किया। अब हमको पता है कि ये जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू 1/4/3 पाई आर क्यूब होती है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 41 के अकॉर्डिंग। तो ऊपर n की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी, तो काई ई इंटू एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये वैल्यू ऑलरेडी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 पाई ए क्यूब अपॉन 3 इंटू 1/4/3 पाई आर क्यूब। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमको मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1/4/3 पाई ए क्यूब एंड 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हम लोगों ने एफ अज्यूम कर लिया। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, काई ई इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ। अब हमने क्या किया, एक आर लिया, रेडियस ऑफ होल एक मॉलिक्यूल के पास में है। तो जो साइज है होल का इस तरह से लिया कि मॉलिक्यूल है जो कंसिडर किया हम लोगों ने वो यहीं पर होगा। तो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द मॉलिक्यूल इन गैस स्टेट वो लार्जर है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो हम कंसिडर कर सकते हैं जो होल है वो बड़े डायमेंशन का है। तो किसी भी गैसियस सब्सटेंस के लिए वैल्यू ऑफ एफ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो काई ई जो है वो थ्राइस ऑफ एफ के बराबर हो जाएगा और एफ जो है वो 4/3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 4 पाई ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाई थ्राइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हम लोग n अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। n अल्फ़ा इज थ्राइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये आई हमारे पास f की वैल्यू। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो
यहाँ तक हमको मिली किसकी, एफ़ की वैल्यू। अब हमने क्या किया, एफ़ जो है उसको अज्यूम किया, एफ़ जो है एफ़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, और हम लोगों ने हमारे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर ये जो 48 है जिसमें काई ई है, उसको यूज़ किया। तो हमारे पास क्या मिला, काई ई इज इक्वल्स टू एन अल्फा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को रीअरेंज किया तो एन अल्फा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई ई, और एन अल्फा ई दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो एन अल्फा ई इंटू एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इंटू वेक्टर पी ऊपर वाले को, और राइट हैंड साइड जो है वो अल्फा नॉट काई ई एंड ई वेक्टर। तो यहाँ पर जो पी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई। ये आपको मिलता है डायपोल मोमेंट। अब बोल सकते हैं ज़रूरी है कि ई लोकल जो है वो ई के जगह पर ही लेना है इक्वेशन नंबर 53 में, फॉर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसी भी एक गैसियस स्टेट में। तो बोल सकते हैं ऐसे जो सिस्टम होते हैं जिसमें कि जो P है, P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई जो होता है, और P जो है इक्वल्स टू एन पी विच इज़ इक्वल्स टू एन अल्फा ई के बराबर होता है, तो हम उसको कई माइक्रोस्कोपिक फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है दैट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट। अब सब्सटेंस की बात कर रही है जो कि गैसियस स्टेट्स में है। हमको पता है कि एटम जो है किसी भी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, उनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, और गैसियस सब्सटेंस के लिए हमने देखा है कि पोलराइजेशन जो है एटम्स का माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक फील्ड वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब थोड़े के लिए भी लगाएं तो भी वो पोलराइज हो जाते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो गैसेस है वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, तब कुछ एक्सटेंट तक डायपोल मूवमेंट जो इंड्यूस होगा इस एटम में, और उसके बाद और वो किस वजह से होगा, वो परमानेंट डायपोल्स की वजह से होगा। तो डायपोल्स ऑफ गैसियस एटम जो हैं वो अरेंज करें अपने लिए इस डायरेक्शन ऑफ, अरेंज करते हैं अपने आप को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है मोमेंट है वो P है, वो एंगल थीटा बना रहा है किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और उसकी इंटेंसिटी एक E, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल की E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी डॉट ई। तो हमने क्या सपोज किया कि किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी डायोड है वो अरेंज्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है इस डायपोल की वो हो जाएगी U1 माइनस ऑफ पी ई, वो उसकी एनर्जी हो जाएगी। अब हमने क्या देखा कि ये जो गैसियस एटम है थर्मल मोशन की वजह से वो रैंडमली मूव कर रहा है, तो बोल सकते हैं एटम जो है अंडर थर्मल मोशन है, वो कोलाइड करेंगे एटम के साथ जिनके जो डायपोल जो है इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, जिनके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो कि ट्राई करेंगे अपने आप को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन करने के लिए। अब बोल सकते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पर एवरेज थर्मल एनर्जी किसी भी एटम की वो क्या होती है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी होती है, और डायपोल की डायरेक्शन इन्वर्ट करने के लिए और अरेंज करने के लिए इस डायरेक्शन में ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट उस केस में ट्वाइस ऑफ पी ई की हो जाएगी। और इसके लिए जो एटम्स है गैसेस के हमने उसमें कंसिडर किया है पी जो है वो 10⁻⁻19 कूलम मीटर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर हो गया, और एनर्जी जो है इस तरह से ऑब्टेन की वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ये जो अप्रॉक्सीमेशन है वो ये दिखाता है कि ड्यू टू थर्मल मोशन ऑफ गैसियस एटम अगर जो डायपोल है एटम का वो अरेंज होता है इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड में, तो वो क्या करते हैं उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर स्टैटिस्टिकली बात करें कि डायपोल्स जो है एटम्स के वो ज़्यादा होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड,
as it is less in the opposite direction. तो यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड पोलराइजेशन जो है प्रोड्यूस हुई कहाँ पर, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो नहीं मिलती है हमको जो हुई थी। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में देखा था, जो इक्वेशन 10 थी उसमें कंसिडर किया था कि जो स्पेस है वो इन द डायरेक्शन बिटवीन z है और वो एंगल थीटा और थीटा प्लस डी थीटा बनाते हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स है पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी एक डायरेक्शन में बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, जहाँ पर कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू एन डी ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, ये हमको उसका एक्सप्रेशन मिला। ओके, तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब आगे बात करें कि यहाँ पर ये जो हम लोगों ने n यूज़ किया वो टोटल नंबर ऑफ डायपोल्स है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो डी ओमेगा क्या हो गया, इट इज सॉलिड एंगल जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, वो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में बन रहा है, और 4 पाई जो है वो टोटल सॉलिड एंगल हो गया। तो डी ओमेगा इट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों ने डी ओमेगा निकाला, 2 पाई ऐसे आया, साइन थीटा ये ऐसे आया, आर अपॉन आर स्क्वायर, ये इसको हटा दिया। तो हमारे पास बचा एन डी ओमेगा अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू एन इंटू साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2। या ऑन एन एवरेज बात करूँ, ये जो डायपोल जो है वो मैनुअली इंक्लाइंड होते हैं इन द डायरेक्शन, पर अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश कर रहे हैं जेड डायरेक्शन में, तो नंबर ऑफ डायपोल जो है वो इंक्रीज करेंगे ऐसे सॉलिड एंगल के लिए जिसमें पी जो है वो थीटा एंड डी थीटा के लिए लाई करता है, और इस वजह से जो है अरेंजमेंट ऑफ डायपोल जो है वो जेड डायरेक्शन में रखी जाती है। हमने ये देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल्स की वो एंगल थीटा बना रही है विद इलेक्ट्रिक फील्ड यू के साथ। तो माइनस पी डॉट ई जो है दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स द नंबर ऑफ डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल जो है पर यूनिट वॉल्यूम जिसका p जो है वो इंक्लाइंड है बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, उसको वो उसकी क्या वैल्यू हुई, इट इज एन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू सी ई रेस टू पर माइनस यू के टी डी ओमेगा। तो जहाँ पर के जो है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी जो है वो टेम्परेचर है, और सी जो है वो एक कांस्टेंट है। तो बोल सकते हैं जनरली क्या है कि जो वैल्यू है u अपॉन के टी की वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो वैल्यू u अपॉन के टी जो है वो भी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो एन अल्फा इज इक्वल्स टू डी थीटा इट इज इक्वल्स टू सी 1 माइनस यू अपॉन के टी डी ओमेगा, और सिमिलरली एन थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू डी एन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू सी विद इन ब्रैकेट 1 प्लस पी कॉस थीटा अपॉन के टी दैट इज 2 पाई साइन ऑफ थीटा। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो n के बराबर हो गए। तो n इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी n फाई डी वाई इट इज इक्वल्स टू 2 पाई सी इंटीग्रल ऑफ 0 टू x साइन थीटा ऑफ 1 प्लस पी कॉस थीटा अपॉन के टी विच इज इक्वल्स टू 4 पाई सी। ठीक है, तो आगे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो c जो है दैट इज इक्वल्स टू n अपॉन 4 पाई, तो n थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 दैट मीन्स साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा अपॉन के सी। तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 61 है ये क्या बता रही है, जो नंबर ऑफ डायपोल्स हैं वो अब बढ़ नहीं रहे, तो इन द डायरेक्शन मेकिंग स्मॉल एंगल विद जेड एक्सिस। अब हम कंसिडर कर सकते हैं जो कंपार्टमेंट है पूरा का पूरा कंपार्टमेंट है इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो जो जेड एक्सिस है उसमें p cos थीटा और डायपोल मूवमेंट जो है कंडक्टेड पर यूनिट वॉल्यूम इन द जेड डायरेक्शन वो क्या होगी, वेक्टर p इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी n थीटा p cos थीटा d थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा n अपॉन 2 0 टू पाई साइन, या तो ब्रैकेट ऑन कर दो या सिर रहने दो, साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन के टी इंटू पी कॉस थीटा डी थीटा। तो अल्टीमेटली इनको नेग्लेक्ट करके हमारे पास सिर्फ एन पी स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई थ्राइस ऑफ के टी आया। ठीक है,
तो पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू समथिंग और फिर बीच में कुछ नहीं एंड दैट इज इक्वल्स टू ई वेक्टर। तो यहाँ पर n रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्राइस ऑफ kt जो है उसको ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।